हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र जहां हर जाति के लोग रहते हैं और जिसे विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही माना जाता है। इसी हिंदुस्तान में रहती है गुजरात की नीडर शेरनी के नाम से मशहूर एक महिला, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपना उपनाम सिंघाला छोड़ हिंदुस्तानी का उपयोग कर हिंदुओं और हिंदुस्तानियों को एकजुट करने का जिम्मा उठाया है। काजल हिंदुस्तानी एक प्रसिद्ध ब्लॉगर, डिबेटर, वकील, सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक, जिनके जीवन का मूल मंत्र है धर्मो रक्षति रक्षितः। महज 12 वर्ष की उम्र में अपने पिताजी के देहांत के बाद उनके जीवन का संघर्ष शुरू हुआ। बचपन से ही राष्ट्रवादी विचारधारा को मन में लिए काजल का राष्ट्र के लिए काम करने का सफर 2016 राजधानी दिल्ली की JNU यूनिवर्सिटी में लगे भारत की बर्बादी के नारे से सुनते हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने विचारों को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक रखना शुरू किया। ये उनके विचारों का ही कमाल था कि महज कुछ ही समय में उन्हें बतौर स्पीकर हिंदू महासभा ऑफ अमेरिका और गुजराती समाज ऑफ अमेरिका में आमंत्रित किया गया। फेसबुक और ट्विटर पर लाखों अनुयायियों में अपना संदेश फैलाने और हिंदू संस्कृति व धर्मों के बारे में जागरूकता फैलाने की दिशा में काम कर रही काजल हिंदुस्तानी का स्वागत करते हैं हम अनस्ट्रीम टॉक्स में। सुनते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान। नमस्ते, भारत माता की जय। मेरा नाम काजल शिंगाला है, पर मैं काजल हिंदुस्तानी लिखती हूँ और हिंदुस्तानी में हिंदू बोल्ड में लिखती हूँ। मुझे लगता है इंट्रोडक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि मेरा जो लक्ष्य है जीवन का वो ये है कि धर्मो रक्षिति रक्षितः, और इसी के लिए मैं देश में और विदेश में हिंदुओं को एकत्रित करने का काम कर रही हूँ। हमारे धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए हर रोज़ उन सारी ताकतों से लड़ती हूँ जो देश विरोधी गतिविधियों में और धर्म विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं। भारत की वो आवाज़ हूँ, उन लोगों की आवाज़ हूँ जो अपने दिल की बात समझते तो है पर कहने में असमर्थ है, तो उन्हीं की आवाज़ बनी है ये काजल हिंदुस्तानी। भारत नाम सुनते ही एक इमोशंस जुड़ जाता है। हम सबकी धर्म भूमि है, हम सबकी कर्म भूमि है। भारत अपने आप में हिंदुओं का, हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा देश है कि जहाँ पे 80% हिंदू बसता है, रहता है, जहाँ पग पग पर धर्म बदल रहे हैं, जातियाँ बदलती है, भाषाएं बदलती है, अलग अलग परिवेश बदलते हैं और अलग अलग खान पान होता है। बट फिर भी हम कहते हैं ना कि डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम में यूनिटी है। पर मेरा काम ये है कि इस यूनिटी को बनाए रखूँ, जोड़े रखूँ। सो अनेकता में एकता, यही है मेरे भारत की विशेषता। सो ऑब्वियसली सबको अपना देश पसंद है, सबको भारत में रहना पसंद है, भारत की आज़ादी के साथ जीना पसंद है। यहाँ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे सबको अपनी भाषा बोलने की आज़ादी है, जो मर्ज़ी चाहे वो कपड़े पहनने की आज़ादी है, विरोध करने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोकतंत्र है और हम मिलकर सरकार चुनते हैं। किसी भी चीज़ का दबाव नहीं है। खुले आसमान में हम खुले दिल से सांस लेते हैं, जीते हैं। सो फॉर मी ये है भारत, जो कि विश्व में कोई और देश इसका ना तो मुकाबला कर सकता है, ना इसके पैरेलल आके खड़ा भी रह सकता है। तो सबसे अलग मेरा देश। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हिंदुत्व क्या है। हम हिंदू तो है, लेकिन हिंदुत्व की अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो हिंदू प्लस तत्व। सो मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी हिंदुत्व है। और ये तत्व, ये जो एसेंस है, हम कहते हैं ना हम जीते हैं तो 5 तत्वों में, और मरने के बाद भी हिंदू 5 तत्वों में विलीन होता है। और ये 5 तत्व है वायु, जल, अग्नि, आकाश और धरती। और हिंदुत्व ये सिखाता है कि इन 5 तत्व में रहने वाले तमाम जीवित जीव जंतु, जानवर,
या चाहे इंसान हो, उन सब की रक्षा करना, उनकी पूजा करना और उन्हें सम्मान देना, ये जो है ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। कुछ वर्ग है, या मैं कहूँगी कि लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट ने ये जो पूरी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसको एक अलग तरह से पोर्ट्रे किया है, और बहुत से लोग समझते ही नहीं है कि उनको ये चीज़ एक्सप्लेन कैसे करनी है। मतलब उनके लिए हिंदुत्व मतलब एक गाली हो गया या एक रेडिकल फोर्स हो गया, और लोग कहने से डरते, इवन हिंदू कहने से डरता है कि हाँ मेरी आइडियोलॉजी हिंदुत्व है। लेकिन मैं गर्व से कहती हूँ मेरी आइडियोलॉजी हिंदुत्व है, और मैं आप लोगों को कहती हूँ कि हमारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी हमें पंच तत्व में रहने वाले तमाम जीवित व्यक्तियों की, इंसान, पशु पक्षियों की रिस्पेक्ट करना सिखाता है, और हम पंच तत्व में ही विलीन होते हैं। सो ये हिंदुत्व है मेरे लिए। मैं गुजरात से हूँ, और 2017 के जब गुजरात विधानसभा इलेक्शन थे तो पता नहीं क्यों एक ऐसा माहौल बन गया था कि नाती जाति की राजनीति होने लगी थी। मतलब पाटीदार अनामत आंदोलन हो चुका था, तो एक सेल्फ प्रोक्लेम पाटीदार लीडर बन गया था। फिर दलित आंदोलन शुरू हो गया और गुजरात का एक दलित लीडर बन गया सेल्फ प्रोक्लेम। फिर ठाकुर समाज का एक लीडर बन गया, और इसी तरह से हम जातियों में बंटते रहे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि हिंदू एक तो है ही नहीं, जो कि मेरा काम है यूनाइट करना हिंदू को। और क्योंकि हम सरदार पटेल की भूमि से बिलोंग करते हैं, गुजरात से, जिन्होंने 563 रियासतों को जोड़ के हिंदुस्तान बनाया था, और उसी गुजरात में जब नाती जाति की राजनीति होती है और बंटवारे की बात होती है, तो मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि मेरे पीछे से मुझे सरनेम हटानी चाहिए और सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहिए कि स्टे यूनाइटेड, बी हिंदुस्तानी। अगर मेरे पीछे मेरी सरनेम ही नहीं रहेगी तो कौन आइडेंटिफाई करेगा कि मैं दलित हूँ या ब्राह्मण हूँ, पाटीदार हूँ, जाट हूँ, मराठा हूँ, क्या हूँ। तो यही संदेश मैं भारतवासियों को देती हूँ कि आप हिंदुस्तानी बनिए। और ये एक मूवमेंट शुरू हो गया था 2017 से, कि उसके बाद में काफ़ी लोग अपने नाम के पीछे इंस्पायर होके हिंदुस्तानी लिखने लगे, और अब तो ये इतना चलन में है कि इवन ये जो रेडिकल फोर्सेस है वो हमें तोड़ने की कोशिश भी नहीं करती है, क्योंकि हम हमारे पीछे अब हिंदुस्तानी लिखते हैं, और मैं बोल्ड में हिंदू लिखती हूँ, हिंदुस्तानी में भी। सो मुझे गर्व है हिंदुस्तानी होने में। ये जो हमारे गुजरात के कुछ जातिवाद ठेकेदार है, उन्होंने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग वॉइस थी, मेरे पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और रीजंस होते थे उनको काउंटर करने के लिए, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि मैं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ लोगों को। सो क्योंकि मेरे मायके की जो सरनेम है वो त्रिवेदी, मतलब मेरे मायके में सब ब्राह्मण हैं, और मेरी फैमिली जो ससुराल की है वो सब ठक्कर्स है। तो उन्होंने, मैं अपने पीछे शिंगाला लिखती हूँ, लेकिन उन्होंने पता नहीं कहाँ से ढूंढ लिया, और यहाँ के जो दलित नेता थे उन्होंने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया ब्राह्मणवाद पे। हालांकि मैंने ना तो कभी ऐसा जताया और ना ही मैं ऐसा कोई फ़र्क समझती हूँ। मेरे लिए हिंदू होना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं हिंदू यूनिटी की बात करती हूँ, जातिवाद कभी आता ही नहीं है। सो उन लोगों को कड़ा जवाब देने के लिए मैंने अपने पीछे हिंदुस्तानी लिखा, ताकि ये लोग ऐसी राजनीति ना करें और हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश ना करें। कि कई जगह, इवन ज़्यादातर जगह जो घर में डिसीज़न होते हैं वो पुरुष लेते हैं, लेकिन मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि महिलाएं इतनी सक्षम हो कि वो डिसीज़न ले पाए। और कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ऐसा एक पैट्रियार्की है हमारी सोसाइटी में कि आज भी महिलाओं को कुछ करने के लिए घर वालों की परमिशन लेनी पड़ती है। हालांकि मैं इस बात में अपने आप को बहुत लकी मानूंगी कि मुझे एक ऐसा ससुराल मिला है जो मुझे पूरी फ्रीडम देता है अपने डिसीज़न लेने की। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग प्रोग्रेसिव बने, औरतों को सपोर्ट करें, महिलाएं आगे आए सोसाइटी में और अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए डिसीज़न ले। देखिए, थ्रेट तो मुझे 4 साल से कंटिन्यू मिल रहा है, और इवन वो थ्रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम स्टार्ट में मुझे ज़्यादा होती थी, क्योंकि मैं भी फ्रेजाइल माइंड थी, मेरे लिए सब कुछ नया था। और जब ऐसे थ्रेट मिलते थे तो महिलाओं को रोकने के लिए या उसकी आवाज़ दबाने के लिए क्या किया जाता था कि उसके जो इमोशंस है, सबको पता है कि मैं मैरिड हूँ, तो इमोशंस किससे जुड़े होते हैं एक मैरिड महिला के? अपने पति से और अपने बच्चों से, अपने परिवार से। तो उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करी, उन्हें पता है कि मैं नहीं रुकी, तो उन्होंने मुझे फैमिली थ्रेट देना शुरू कर दिया कि जैसे आपका बच्चा जिस स्कूल में जाता है उसकी स्कूल बस में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए तो, आपके हस्बैंड का मॉब लिंच हो जाए तो,
मुझे ऐसे थ्रेट कॉल मिले कि तुम्हारा गैंगरेप हम लोग करेंगे या तुम्हारे चेहरे पे एसिड फेंकेंगे। इवन जब मैं यूएस गई थी मेरा प्रोग्राम के लिए, तो मुझे यूएस तक उन्होंने थ्रेट कॉल दिए थे, और जो मेरे होस्ट थे उन्होंने मुझे कहा कि आज तक कभी किसी के थ्रेट कॉल नहीं आए काजल जी, और आपके आ रहे, मतलब आप समझो कि आपकी आवाज़ से समाज में बदलाव आ रहा है, और वो विधर्मी लोग जिनको तकलीफ़ हो रही है वो थ्रेट दे रहे हैं आपको। लेकिन मैंने भी मतलब ठान लिया है कि मैं कफन बांध के निकल चुकी हूँ, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ूंगी, और फिर चाहे जो भी हो जाए, जो मैंने संकल्प लिया है उसे मैं पूरा करूंगी। और मुझे इन लोगों से डर नहीं लगता है, और अगर ये लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं इनसे कहूँगी कि जो बन पड़े तुम कर लो, ना तो मुझे रोक सकते हो ना मेरी आवाज़ को बंद कर सकते हो। और हिंदुओं को एक करने का जो मैंने संकल्प लिया है वो करके रहूँगी, चाहे कुछ हो जाए। देखिए, मेरी मंजिल बहुत दूर है, मैंने अभी आधा रास्ता भी पार नहीं किया है। मेरी मंजिल तब पूरी होगी जब हिंदू यूनाइट होगा, अपने लिए लड़ेगा, और ये नाती जाति की राजनीति बंद होगी। आप देखिए कि आजकल मेरिट पर तो टिकट मिलते ही नहीं है, टिकट मिलते हैं जात देखकर कि किसकी क्या जात है और उसका वोट बैंक कितना है, और उसके अकॉर्डिंग टिकट मिलती है। तो अगर एक तरफ हम भारत के विकास की बात करते हैं, या भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, या भारत को यंग जनरेशन के हाथ में सौंपने की बात करते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई 10वीं फेल इंसान अगर एमएलए है या एमपी है या कॉरपोरेटर है तो वो हमारा देश चला पाएगा? तो उसको टिकट मिला है उसकी जात की बेसिस पर। तो ये नाती जाति ख़त्म होना चाहिए, मेरिट के आधार पर लीडर्स आने चाहिए राजनीति में, ताकि वो एक सही दशा और दिशा दे हमारी यंग जनरेशन को। दूसरा मेरा काम है कि मैं यूनाइट करूँ हिंदुओं को। ये अगेन वो घूमकर उसी चीज़ पर आ गए, क्योंकि नाती जाति इतनी है कि हिंदू यूनाइट ही नहीं होता है। अब एक जगह आप देखो कि दरबार का एक बना हुआ है गुट, एक जगह आप देखो पाटीदारों का बना हुआ है, एक जगह ब्राह्मणों का बना हुआ है, एक जगह दलित का, एक जगह ठाकुर का। तो ये गुट ही ऐसे बने हुए कि हमें एक ही नहीं करते, और फिर इनकी लीडर्स जो है वो इनकी जो वोट बैंक है, जो इनकी जनता है, उनको बरगलाने का, झूठे वादे करने का काम करते कि जात के आधार पर मुझे वोट दो। पर मैं ये सवाल करती हूँ उन जनता से कि आप सच में जात के आधार पर वोट करेंगे, या आप उस आधार पर वोट करेंगे कि आप चाहते हैं कि आपका नेता ऐसा है जो आपका भविष्य संवारे, सुधारे, आपके बच्चों को सिक्योरिटी दे। आप देखिए कि बहुत जगह सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए इतना वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है कि हम तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते, हम दुर्गा विसर्जन नहीं कर सकते, हम गणपति आरती नहीं कर सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। इस वजह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो बंगाल हमारे सामने एक जीता जागता इसका उदाहरण है, केरल हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदुस्तान में, जिसका नाम ही हिंदुस्तान है, जो हिंदुओं का है, जिसमें 80% हिंदू है, फिर भी ये पॉलिटिक्स हो रही है। और ये क्यों हो रही है? ये हमारे जैसे लोगों की वजह से हो रही है कि हम अपनी जात को इतना बड़ा बना देते हैं कि हम अपने धर्म का नहीं सोचते, हम अपने देश का नहीं सोचते। तो मेरा टारगेट है कि जिस दिन ये ख़त्म होगा उस दिन मेरा लक्ष्य पूरा होगा। यूएई वो एक अरब देश है, ओके, और वहाँ पे सिर्फ अरब रहते हैं वो तो है ही नहीं, वहाँ पे सब कम्युनिटी रहती है और आराम से रहती है, लेकिन वो है तो इस्लामिक स्टेट। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर मैं हिंदुस्तान बोल रही हूँ, हिंदुओं का बोल रही हूँ, तो मैं ये कह दूँ कि बाकी की जो धर्म है उनको देश से बाहर निकाल दो या देश के बाहर भेज दो। नहीं, ऐसा नहीं है। जब 56 इस्लामिक मुल्क हो सकते हैं, काफ़ी ईसाई मुल्क है, एक इजराइल ने हिम्मत करके पास कर दिया बिल और अपने को ज्विस कंट्री घोषित कर दिया, तो हम हिंदू कंट्री क्यों नहीं घोषित कर सकते? दूसरे धर्म यहाँ पे आराम से रह रहे हैं, लोकतंत्र है। चाइना की तरह हम फोर्स नहीं कर रहे कि हमारी ज़ुबान बोलनी है और हमारे हिसाब से रहना है, या इस्लामिक स्टेट की तरह कोई फोर्स नहीं हो रहा है, सबको आज़ादी है। लेकिन एक हमारा भी तो देश होना चाहिए ना। नेपाल को तो आप देखो कि चाइना ने ऑलमोस्ट पूरा मतलब घेर लिया है नेपाल को, तो वो एक पहले हम कहते थे कि हिंदुओं का है, लेकिन अगर आप देखें कि दुनिया में हिंदुओं का अपना देश कौन सा है, जब ईसाई का हो सकता है, मुस्लिम्स का हो सकता है, तो हिंदुओं का एकमात्र हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता? और ये क्यों सेक्युलरिज्म का नगाड़ा बजाना है? इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन ये डिफ़ाइन कर दी है
कि जो पाश्चात्य संस्कृति है या जो दूसरे देश है या जो दूसरे धर्म है, उनका राग अलापो और अपने ही देश को, अपने ही धर्म को प्राउड करने में डरो और उसका हक मांगने में डरो। सो ये यहाँ हमारे देश में सेक्युलरिज्म की परिभाषा हो गई है, जिसे बदलना बहुत ज़रूरी है और बदलाव लाना ज़रूरी है। ये मैं प्रयत्न कर रही हूँ लोगों को, अगर मैं फैनेटिक लगूँ, एक्सट्रीमिस्ट लगूँ, मुझे उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन अपना हक मांगना गलत नहीं है। अगर मैं अपना पर्सनल लाइफ का कहूँ तो मैंने बहुत शून्य से स्टार्ट किया था। मैंने जब से मुझे समझ आई, मतलब मैं 16-17 साल की हुई, तब से मैंने पेरेंट्स से पैसे लेना बंद कर दिया था। मैंने आज तक अपने हस्बैंड के भी कभी पैसे यूज़ नहीं किए। तो मैंने जो भी बनाया है अपने दम पे बनाया है। तो मेरे लिए हमेशा सक्सेस मंत्र रहा डेडिकेशन, डिसिप्लिन। और मैं जो भी काम करती हूँ वो जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता है मैं छोड़ती नहीं हूँ उसको। अगर मैं कोई काम स्टार्ट करने जा रही हूँ तो मैं बहुत बार सोचूंगी कि मैं ये क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, मैं इसको कहाँ तक ले जा सकती हूँ और क्या मैं इसको वहाँ तक ले जा सकती हूँ। मैं उसको बीच में नहीं छोड़ रही हूँ, ये मैं मेक श्योर करती हूँ और मैं फोकस रहती हूँ अपने काम पर। तो मेरे लिए सक्सेस मंत्र की डेफिनेशन यही है कि जो भी काम करो दिल से करो, दिमाग से करो और उसमें कम्प्लीटली इन्वॉल्व होके करो और पैशनेटली उसको करो, ताकि आपको बीच में से उस पर गिव अप नहीं करना पड़े। सो मैं गिव अप वाले एटीट्यूड में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बहुत रिस्क लेती हूँ और जब तक काम पूरा नहीं होता ना, मैं छोड़ती नहीं हूँ, पीछे पड़ जाती हूँ। आप देखो कि मैं 4 साल हो गए इन लोगों के पीछे पड़ गई हूँ और जब तक मैं भारत की पुरानी गरिमा उनको लौटाऊँ नहीं, मेरे को पता है कि अकेली काजल नहीं कर सकती, लेकिन मैं घर घर में एक एक काजल खड़ी करूँगी, ताकि ये जो एंटी नेशनल फोर्सेस और एंटी हिंदू फोर्सेस हम लोगों की जो वाट लगाते हैं ना बार बार, तो हम इन लोगों को जवाब देने में सक्षम बने। सो मैं ये काम अपना हाथ में लिया है, ना मैं छोड़ूंगी। और यही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ अपने काम में। तब प्रॉब्लम कहाँ होती है, थॉट्स में क्लियर वो इंसान नहीं होता है जिसके दिल में कुछ और होता है और दिमाग में कुछ और होता है, या जो कुछ गलत कर रहा होता है। क्योंकि आपको पता है ना कि गलत करने के लिए चीज़ें याद रखनी पड़ती है, लेकिन जो ऑनेस्ट इंसान होता है ना, उसके जो दिल में होता है वो उसके ज़ुबान पे होता है। मैं कभी कोई चीज़ याद नहीं रखती हूँ, मुझे पता है कि मेरी सोच क्या है और वही सोच मैं अपनी ऑडियंस के सामने रखती हूँ, या जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके सामने रखती हूँ। तो मैं कोई आडंबर नहीं करती हूँ, मैं जैसी अंदर से हूँ वैसी मैं बाहर हूँ। और इसलिए मेरे थॉट्स बहुत क्लियर है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य का क्या है, वहाँ तक जाने का रास्ता क्या है। और जहाँ तक बोल्ड होने का सवाल है तो मैं बहुत क्लियर हूँ, इसलिए मैं बोल्ड हूँ। मैं डरती नहीं हूँ किसी से, इसलिए मैं बोल्ड हूँ। मैंने अपनी लाइफ में राय जितना भी गलत काम नहीं किया है, इसलिए मैं बोल्ड हूँ। ना मैं किसी से दबती हूँ, ना मैं किसी की चरण चाटुकारिता करती हूँ। मेरे को खुद में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं पत्थर को भी सोना बनाने की ताकत रखती हूँ अपनी मेहनत से, इसलिए शायद मैं बोल्ड हूँ। फ्यूचर गोल मेरा यही रहेगा कि अगर मैं अपना प्रोफेशनल करियर देखूँ तो मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं अपनी दाल रोटी में बहुत खुश हूँ एंड मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन अगर मैं अपना ये जो सोशल सर्विस में जो कर रही हूँ, या मैं राजनीतिक सफ़र अगर मैं देखती हूँ, तो मेरा फ्यूचर गोल अभी सिर्फ ये है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो इज़्ज़त दिलवाना, वो मुकाम हासिल करना कि जहाँ पे डॉलर से कंपेयर ना हो, रुपये के साथ पूरी दुनिया अपनी करेंसी को कंपेयर करे। और जहाँ पे भारत, जैसे अभी भारत का योगा जो है तो वो इंटरनेशनल बन गया है कि योगा को अब पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, उसी तरह आयुर्वेद को वर्ल्ड फॉलो करे, भारत की संस्कृति को लोग फॉलो करें, हमारे रहन सहन, हमारे कल्चर को लोग फॉलो करें। सो मेरा यही टारगेट रहेगा कि भारत को मैं इंटरनेशनल पटल पर उच्च स्तर पर ले जाऊँ कि अमेरिका से भी बड़ा ताकतवर देश मेरा देश बने। और ये कैलिबर है हम में, बस हमें ज़रूरत है कि हम ये जो अंदरूनी लड़ाई है नाती जाति की, इससे हट जाए और अपने काम पे फोकस करें। यूथ के लिए मेरा ये मैसेज है कि मैं काफ़ी क्लोज़ हूँ यूथ के, और मेरे बच्चे भी टीनेजर है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का भविष्य सिक्योर और सेफ़ रहे, वो भी देश का युवा ही है। तो मैं देश के युवाओं से यही कहूँगी कि अपनी लाइफ जियो, बहुत अच्छी बात है, पार्टी करो, घूमने जाओ, हॉलीडेज़, मूवीज़, सब कुछ करो, लेकिन देश के लिए थोड़ा सा वक्त निकालो, इस देश की चिंता करो।
आप जैसे अपने घर की चिंता करते हो, ये देश भी तो आपका घर है, और अगर आप इसकी फ़िक्र नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि देश में क्या हो रहा है। आप वन साइड ऑफ द स्टोरी सुनकर हमारा जो युवा जजमेंटल हो जाता है, मैं उनसे कहती हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मीडिया और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी और आपके स्कूल के कॉलेज प्रोफेसर आपको वो एक पहलू तो दिखाते हैं मगर दूसरा पहलू नहीं दिखाते। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप इन्वॉल्व हो हर एक सिचुएशन में, हर एक न्यूज़ में, और अपनी स्टडी खुद करो और उसके बाद आप जज करो कि क्या सही है क्या गलत है। ब्लाइंडली आप किसी भी कोई भी युवा नेता जातिवाद के नाम पे खड़ा हो गया और आप उनको फॉलो करेंगे तो हम कभी आगे तरक्की ही नहीं कर पाएंगे। तो आपका, हमारे देश का भविष्य आपके हाथ में है। दूसरा मेरा मैसेज महिलाओं को है खास करके, कि एक महिला जो है वो दो घर संभालती है, एक अपना ससुराल और एक अपना मायका, फिर अपने बच्चे और आने वाली पीढ़ी। तो वो एक पूरी जनरेशन के लिए रोल मॉडल होनी चाहिए। महिलाएं इतनी सशक्त होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वो जैसे घर संभाल रही है उसी तरह देश संभालना उसका कर्तव्य है। देश के मुद्दों पर बोलना, खुलकर अपनी राय रखना, गलत को गलत कहना और सही को सही कहने का दमखम रखना, और जो एंटी हिंदू फोर्सेस है और एंटी नेशनल फोर्सेस है उनको जवाब देना। सो महिलाओं को मैं कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देश के मैटर में इन्वॉल्व हो। टीवी सीरियल्स देखिए पर थोड़ा सा अपडेट रहिए न्यूज़ और पॉलिटिकल व्यूज़ पे, और फिर देश पर अपनी राय रखें, देश के मुद्दों पर अपनी राय रखें और देश को सजाने संवारने और इसके प्रोटेक्शन के लिए तैयार रहे। सो ये मेरा मैसेज है महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए।